हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने इसका वर्ड मीनिंग कर लिया था। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो बनाते समय कुछ इशू की वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके वजह से कल मैंने वर्ड मीनिंग कराया था और आज इसका हम लोग एक एक लाइन का हिंदी करने वाले हैं। और हिंदी सिर्फ करेंगे ही नहीं बल्कि हिंदी करने के लिए सीखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ इसका हेडिंग अनवारंटेड अरेस्ट। अनवारंटेड का मतलब होता है अकारण, मतलब बिना कारण का, मतलब बिना कारण का अरेस्ट। देखते हैं क्या चीज़ है ये अनवारंटेड अरेस्ट। देखिए, आप इसका वर्ड मीनिंग भी याद रखें क्योंकि अनवारंटेड बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका एसएससी में पूछा जाता है वर्ड मीनिंग भी, स्पेलिंग टेस्ट में। देखिए आगे क्या कह रहा है। द कैजुअल रिजॉर्ट बाय द पुलिस टू द सेडेशन क्लाउज कंटिन्यूज टू क्लाउज कंसर्न। देखिए, रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक। सेडेशन का मतलब होता है राजद्रोह। और क्लाउज का मतलब होता है, क्लाउज का मतलब ऐसे तो होता है वाक्यांश, लेकिन यहाँ क्लाउज का जो यूज हुआ है वो धारा, यानी कि किसी पर आरोप जो लगाते हैं उसके रूप में हुआ है। देखिए, कह रहा है कि जो सामान्य तौर पर सहारा लिया जाता है किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा। किस चीज़ का सहारा लिया जाता है, टू द सेडेशन क्लॉज, मतलब कि राजद्रोह के आरोप का सहारा लिया जाता है जनरली रूप से पुलिस के द्वारा। कंटिन्यूज टू काउज कंसर्न, ये लगातार चिंता का विषय है, चिंता का कारण बना हुआ है ये चीज़। देखते हैं, ये तो हेडिंग है ऊपर का। आगे देखते हैं ये कैसे, क्या चीज़ है। कह रहा है द अरेस्ट ऑफ के रघुराम कृष्ण राजू एन MP फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन is yet another instance of the misuse of the provision relating to the exciting disaffection against the government। अब इतना लंबा चौड़ा आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग एक एक करके तोड़ना सीखेंगे। देखिए, अरेस्ट, किसका अरेस्ट, तो के रघुराम कृष्ण राजू का। अब ये के रघुराम कृष्ण राजू है कौन, तो NMP फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से वो MP हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि अरेस्ट, अरेस्ट किस बात के लिए हुआ है इनका, तो ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन, मतलब कि इन पर जो है एकदम गंभीर चार्ज लगा है, गंभीर आरोप लगा हुआ है। किस चीज़ का, तो सेडिशन का, यानी राजद्रोह का। अब देखिए, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं अरेस्ट, ये है आपका सब्जेक्ट और इसका वर्ब है यहाँ इज। और कह रहा है ये आगे वाला, ये जो पूरा देख रहे हैं ये है आपका आगे का सेंटेंस और ये आपका सब्जेक्ट। मतलब अरेस्ट, ये जो अरेस्ट है, ये के रघुराम कृष्ण राजू का जो अरेस्ट है, इज येट अनदर इंस्टेंस, ये जो है एक दूसरा इंस्टेंस बन गया है, एक उदाहरण बन गया है। किस चीज़ का, तो मिसयूज का। किसके मिसयूज का, तो प्रावधान का। यानी कि ये अरेस्ट जो है वो दूसरा एक उदाहरण बन गया है उस प्रावधान का। अब किस प्रावधान का, तो इस प्रावधान के बारे में बतला रहा है। रिलेटिंग टू एक्साइटिंग डिसअफेक्शन, मतलब कि ये जो प्रावधान है वो किससे रिलेट है, तो एक्साइट करने का। अब देखिए, डिसअफेक्शन जो लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ जो अफेक्शन देख रहे हैं, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, और उसका उल्टा जो होता है उसको कहते हैं डिसअफेक्शन, मतलब कि लगाव नहीं होना, मतलब उसके खिलाफ होना। तो ये जो प्रोविज़न है वो किससे रिलेट करता है, तो एक्साइट मतलब भड़काना, डिसअफेक्शन को भड़काना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध। कुल मिला करके इसका अगर हिंदी देखें तो हिंदी मात्र इतना सा कि के रघुराम कृष्ण को जो अरेस्ट किया गया, ये जो है एक अलग उदाहरण बन गया है। किस चीज़ का, तो सेडिशन, यानी कि राज, मतलब कि उस प्रावधान के मिसयूज का। अब वो प्रावधान कौन सा, तो सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध लोगों के मन में डिसअफेक्शन को एक्साइट करने का, भड़काने का जो ये प्रावधान है वो कारण बन गया, वो जो है उसका मिसयूज का ये एक उदाहरण बन गया है। देखते हैं ये कैसे उदाहरण बना है। आखिर इसमें के रघुराम कृष्ण राजू की कितनी गलती है, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे, या गलती है या नहीं, या किस तरह के प्रावधान नए बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इन्वोकिंग सेडिशन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ लगा हुआ है हैव के बाद बीन प्लस V4, यानी कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
यानी कि ये जो पुलिस जो है बहुत सारे स्टेट्स में यूज़, देखिए इन्वोक का मतलब होता है कि इन्वोक मतलब आह्वान करना, ठीक। तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये पुलिस जो है वो इन्वोक करते आ रही है, यानी कि नहीं कुछ मिला तो इन्वोक कर दो सेडिशन का कि राजद्रोह है, राजद्रोह का आरोप लगा दो और उसको जेल में डाल दो। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव को कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था, वजह यही है, उन पर भी राजद्रोह का ही आरोप लगाया गया था। अब देखिए यहाँ जो कोमा से जो सेंटेंस शुरू हुआ है ये जो है सेडिशन के बारे में बतला रहा है। आखिर वो सेडिशन कौन सा, यानी सेडिशन का मतलब राजद्रोह, वो राजद्रोह कौन सा? तो ये जो राजद्रोह होता है ये एक ऑफेंस होता है, अपराध होता है, डिफाइंड इन सेक्शन 124 आईपीसी। ये जो है सेडिशन यानी राजद्रोह एक अपराध है जिसको कि डिफाइन किया गया है 124 ए आईपीसी में। अब देखिए 124 ए आईपीसी है क्या? अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। अब देखिए क्रिटिक्स का मतलब है आलोचक, और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो यूज हुआ है इसका मतलब है सरकार। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है संस्थान, लेकिन यहाँ जो है इसका यूज हुआ है सरकार के अर्थ में। और डिसेंटर का मतलब होता है, ऐसे अगर आप देखें DISSENT, डिसेंट का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना, और डिसेंटर्स का मतलब कि इसको अस्वीकार करने वाला, मतलब कि उससे जो नाराज़गी रखे। कह रहा है कि ये 24 आईपीसी है क्या? तो ये जो है आलोचक के विरुद्ध। अब किसके आलोचक? तो सरकार के जो आलोचक हैं उसके खिलाफ है 124 आईपीसी, और साथ ही साथ प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। तो सरकार के विरोधी, सरकार के आलोचक, सरकार से जो सरकार को इनकार करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोमिनेंट डिसेंटर्स मतलब कि जो प्रोमिनेंट हैं, जिसको कि लोग जानते हैं, उन सभी के खिलाफ जो 124 आईपीसी यानी कि राजद्रोह का आरोप लगा करके उसको हिरासत में लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह जो है सरप्राइज मतलब कि आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्या? तो दैट मिस्टर राजू अ वोकल डिट्रैक्टर ऑफ AP चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी इज साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड। अब देख रहे इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, देख लेते इसका हिंदी कैसे होगा। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग मतलब कि यह सरप्राइज होने मतलब आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है? तो मिस्टर राजू, अब देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, इसका वर्ब कहाँ है? तो यहाँ रहा आपका ये रहा आपका वर्ब, और ये है आपका सब्जेक्ट, और ये पूरा सेंटेंस रहा। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर राजू को, यहाँ आप देख रहे होंगे इज प्लस V3, इज MR के बाद अगर वर्ब 3 हो तो उसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो यहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर राजू को खोजा जाता है, मतलब कि इसको ढूंढा जाता है क्या करने के लिए? तो प्रोसिक्यूट यानी कि इसको इस पर मुकदमा करने के लिए। अब देखिए मिस्टर राजू कौन है इसके बारे में बतला रहा है। ए वोकल डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचक, ठीक है, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना। तो मिस्टर राजू के बारे में कह रहा है कि ये जो है वोकल डिट्रैक्टर हैं, यानी कि मुखर, यानी कि मुख्य रूप से जो आलोचक होते हैं वो हैं किसके? तो AP यानी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी का, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर राजू जो हैं उनको खोजा जाता है क्या करने के लिए? तो उस पर मुकदमा करने के लिए। और किसका ये आलोचक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी के बहुत बड़े आलोचक हैं। आगे देखिए कह रहा है हाउएवर हिज अरेस्ट इज अनवारंटेड, जबकि उनका अरेस्ट जो है बिना कारण का है। अब कैसे बिना कारण का है? तो कॉन्सिडरिंग दैट, ऐसा मानकर, दैट ही इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंस रिलेटिंग टू हिज डायट्राइब अगेंस्ट हिज पार्टी लीडर एंड CM। कह रहा है कि उनका जो है अरेस्ट वो बिना कारण का है। कैसे? तो ऐसा मानकर कि ही इज बीइंग, उनको
बनाया जा रहा है, एक्यूज्ड आरोप किस चीज़ का, तो ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंस, यानी कि स्पीच पर आधारित अपराध के लिए उनको कारण बनाया जा रहा है। अब देखिए वो कौन सा अपराध, तो रिलेटिंग टू हिज डायट्राइब। देखिए डायट्राइब का मतलब होता है आलोचनात्मक भाषण। ये जो ऑफेंस हैं, फिर से समझिएगा इस बात को, हम फिर से समझा रहे हैं कि उनका अरेस्ट जो है ये बिना कारण का है। ही इज बीइंग एक्यूज्ड, उनको एक्यूज बनाया जा रहा है स्पीच बेस्ड ऑफेंस के लिए, मतलब कि बोलने पर आधारित जो अपराध होता है उसके लिए उनको एक्यूज किया जा रहा है। अब वो कौन सा ऑफेंस है, तो रिलेटिंग टू हिज डायट्राइब, यानी कि ये अपराध किससे रिलेट है, तो उनके आलोचनात्मक भाषण से रिलेट है। अब देखिए डायट्राइब ये आलोचनात्मक भाषण के बारे में कह रहा है, ये किसके विरुद्ध था, तो अगेंस्ट हिज पार्टी लीडर एंड सीएम। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो मिस्टर राजू जो हैं एमपी जो हैं आंध्र प्रदेश के, वो पहले इसी के पार्टी के थे और अब जो हैं इन्हीं के विरोधी हो गए। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जानकारी होगा ही इसके बारे में। चलिए देखते हैं आगे। इट हैज़ प्रेडिक्टिवली एंड नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन इन्वाइटेड चार्जेज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है बदला, यानी कि प्रतिशोध, इसी को कहते हैं वेंडेटा। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं, ये जो देख रहे इट हैज़ प्रेडिक्टिवली, और यहाँ आप जो आगे देख रहे हैं ये है आपका मुख्य सेंटेंस, और बाद बाकी इसमें जोड़ा गया है कि नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी कि बिना जस्टिफिकेशन के नहीं। इट हैज़ प्रेडिक्टिवली, यह जो है संभव है कि ये जो आरोप जो है इस तरह का अरेस्ट जो है ये इनवाइटेड है, इनवाइट किया गया है, इस तरह के आरोप को इनवाइट किया गया है। किस तरह के आरोप को, तो पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी कि शुरू में तो ये इन्हीं के ही थे, बाद में ये इनसे अलग हो गए और इसकी आलोचना करने लगे। तो भाई कोई भी तो अपना राजनीतिक बदला, तो राजनीतिक प्रतिशोध तो लेगा ही। तो उनका अरेस्ट जो है ये कोई वजह नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक बदला है ये। आगे देखिए कह रहा है कि इवन इफ वन वेयर टू एक्सेप्ट एट फेस वैल्यू, भले ही चाहे कोई एक्सेप्ट कर ले, फेस वैल्यू कहते हैं कि जो कि हमें दिखता है ना वही होता है फेस वैल्यू। तो भले ही चाहे इस फेस वैल्यू को जो कि दिख रहा है उसको कोई एक्सेप्ट कर ले, क्या, तो प्रोसिक्यूशंस क्लेम, ये जो प्रोसिक्यूशन का जो यानी कि मुकदमा का जो क्लेम है वो क्या क्लेम है, दैट कि हिज स्पीचेज। अब देखिए स्टॉक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं वर्ड रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, ठीक है। देखते हैं आगे। भले ही चाहे कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सेप्ट कर ले जो चीज़ दिख रहा है, कि ये जो प्रोसिक्यूशन क्लेम क्या जो है, प्रोसिक्यूशन का जो क्लेम है कि उसके स्पीच ने, हिज स्पीच इज स्टॉक्ड हेट्रेड अगेंस्ट कम्युनिटीज़, उसके स्पीच ने उकसाया हेट्रेड, नफरत, अगेंस्ट कम्युनिटीज़, यानी कि कम्युनिटीज़ के खिलाफ उसके स्पीच ने जो उकसाया। कैसे, तो ही हैड रेफर्ड, उसने उल्लेख किया था, यानी कि उसने रेफर किया था क्या, तो टू एलिज्ड रैम्पेंट कन्वर्जन एक्टिविटीज़ इन द सिटी, यानी कि रैम्पेंट कन्वर्जन मतलब कि अनियंत्रित कन्वर्जन, जैसे कि हिंदू से मुस्लिम जो कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह के भी मुद्दा को इन्होंने इसमें उठाया था। इन सभी चीज़ों ने लोगों को जो भड़काया वही है प्रोसिक्यूशन का जो क्लेम है वो सब अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 505, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों का जो क्लेम है वो यहाँ अट्रैक्ट का मतलब अट्रैक्ट नहीं समझिएगा, मतलब ये यहाँ है कि अट्रैक्ट का मतलब कारण बनना, कि इन सभी चीज़ों का जो क्लेम है वही कारण बना इसके मुकदमा का अंडर 153A और सेक्शन 505। अब देखिए आगे एक सवाल कह रहा है, वाज हिज अरेस्ट नेसेसरी, क्या उनका जो अरेस्ट है वो ज़रूरी है। देखिए आगे क्या कह रहा, दीज ऑफेंसेस अट्रैक्ट अ प्रिजन टर्म
ऑफ ओनली 3 years। इस तरह के जो ऑफेंस हैं, अपराध जो हैं, वो यहाँ अट्रैक्ट का मतलब कारण बनना। इस तरह के जो ऑफेंस हैं वो कारण बनता है प्रिजन टर्म, कितने साल का, तो केवल 3 साल का। इस तरह के अपराध जो हैं वो केवल 3 साल का कारण बनता है। अब देखिए आगे कुछ कह रहा है कि अंडर द अर्नेस्ट कुमार रूलिंग 2014 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो नीड टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस दैट इनवाइट्स अ प्रिजन टर्म ऑफ 7 years एंड लेस। कह रहा है कि ये जो इन्होंने जो लोगों में इस तरह के जो भावना को जो भड़काया है, ये सभी जो अपराध हैं, इसने ये कारण बनता है 3 साल का कारण बनता है। और देयर इज़ नो नीड, कोई कारण मतलब कोई ज़रूरी नहीं है अरेस्ट करने का किसी पर्सन को उस अपराध के लिए जो इनवाइट करता है एक प्रिजन टर्म, मतलब इनवाइट करता है मतलब कि कारण बनता है कितने साल का प्रिजन टर्म, तो 7 साल का या उससे कम। अब देखिए ये बात किसने कहा है और कब कहा है, तो अंडर द अर्नेस्ट कुमार रूलिंग 2014 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2014 में, अर्नेस्ट कुमार रूलिंग में। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 साल या उससे कम के लिए अगर सज़ा मिले तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये बात अर्नेस्ट कुमार रूलिंग में कहा गया था, तो इसके भी कुछ प्रावधान हैं, देखते हैं उसको आगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी को अगर मुकदमा, अगर किसी पर आरोप लगे 7 साल से कम के लिए तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। अर्नेस्ट कुमार रूलिंग अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अर्नेस्ट कुमार के कंडीशन में 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उसकी वजह क्या थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फर्दर इवेंट्स एडिशन which allows a maximum sentence of life imprisonment also prescribes an alternative jail term of 3 years। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं इवेंट्स एडिशन, ये है आपका सब्जेक्ट, और इसका वर्ब अगर देखें तो ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स एंड अल्टरनेटिव जेल ऑफ 3 years। ये है आपका वर्ब और इसका जो वास्तव में सेंटेंस है। बाद बाकी बीच में जो कह रहा है इसके बारे में कह रहा है, सिटीजन के बारे में कह रहा है कि इसके अलावे यहाँ तक कि राजद्रोह भी जो कि विच लॉज अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो यहाँ तक कि राजद्रोह भी अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ जो सेंटेंस जो देख रहे हैं, सेंटेंस का मतलब ये मत समझिएगा वाक्य, यहाँ सेंटेंस का यूज हुआ है सज़ा के लिए। तो यहाँ तक कि ये जो सेडिशन है, राजद्रोह है, वो भी मैक्सिमम सेंटेंस जो होता है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ तक कि सेडिशन भी प्रेस्क्राइब करता है एन अल्टरनेटिव, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो 3 साल का जेल। तो इस हिसाब से तो इनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। मिस्टर राजू हैज अलिज्ड इल ट्रीटमेंट। मिस्टर राजू ने आरोप लगाया है इल ट्रीटमेंट का, बुरे व्यवहार का, मतलब कि गलत व्यवहार किया गया। कहाँ, तो वाइल इन सीआईडी कस्टडी। जब ये सीआईडी कस्टडी में थे तो इनके साथ में इल ट्रीटमेंट किया गया, मतलब कि बुरा व्यवहार किया गया, इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है। आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है दैट ही बी एग्जामिन्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद इन नेबोरिंग तेलंगाना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उसका एग्जामिन किया जाए, मतलब कि उसकी जांच की जाए। कहाँ, तो आर्मी हॉस्पिटल में। कहाँ, सिकंदराबाद में। कहाँ, तो तेलंगाना। ये जो तेलंगाना जो है उसके जो नेबर में जो सिकंदराबाद है, वहाँ पर जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका एग्जामिन किया जाए। क्या ये सही है, गलत है, क्या है आखिर। हिज बेल पिटिशन इज लाइकली टू बी टेकन अप लेटर दिस वीक। उनका जो बेल पिटिशन है यानी कि जमानत याचिका जो है उसको संभवतः जो कि इस सप्ताह के बाद उसको देखा जाएगा। आगे कह रहा है देखिए अनएडिफाइंग। देखिए एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, और
एडिफाई का ही निगेटिव मतलब कि उसका उल्टा है अनएडिफाइंग, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसका कि हम उपदेश नहीं दे सकते हैं। उपदेश नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बुरी बातें होंगी, तभी तो उसका मतलब किसी को बता नहीं सकते हैं। तो कह रहे कि इट इज़ अन एडिफाइंग, तो यह जो है बुरी बात है, ये बताने वाली बात नहीं है। टू नोट दैट द CID हैज़ ऑल्सो नेम्ड इन द FIR 2 टेलीविजन चैनल्स टू विच ही गेव इंटरव्यूज़। यहाँ तक कि CID ने उसको स्टडी ही नहीं, मतलब कि अपने स्टडी में ही नहीं लिया, बल्कि इन्होंने CID ने FIR भी किया उन 2 टेलीविज़न चैनल का, जिसमें कि इस राजू ने जो इंटरव्यू दिया था। अब सोच लीजिए, इस तरह की बातों को क्या एडिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को? नहीं, ये बुरी बातें हैं। अब उसका भी नाम दे दिया गया है FIR में। आगे देखिए, कह रहा है वाइल द लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स, जबकि लीगल प्रोसेस जो है वो अपना समय लेगा ही। कैसे समय लेगा, क्या बात कहना चाह रहा है, देखते हैं आगे। इट इज़ वंस अगेन टाइम फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑन द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। कह रहा है कि यह दोबारा एक बार और मतलब कि इट इज़ वंस अगेन टाइम, यह जो दोबारा समय है, फॉर अ रिफ्लेक्शन मतलब कि फिर से इसकी जांच की जाए, ऑन द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ द सेडिशन, यानी कि राजद्रोह का जो अपराध का जो प्रासंगिकता है और इसकी ज़रूरत है, इस पर फिर से पुनर्विचार यानी कि रिफ्लेक्शन करने की आवश्यकता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ परावर्तन के अर्थ में नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दोबारा इसका जांच किया जाए। अब देखिए, ये सेडिशन क्या चीज़ है, इसके बारे में कह रहा है। एक कॉलोनियल ईरा प्रोविज़न यूज्ड टू इम्प्रिजन पीपल फॉर पॉलिटिकल राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। अब देखिए, ईरा का मतलब होता है युग, ठीक। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक। तो ये जो राजद्रोह जो लगाए जाते थे, एक कॉलोनियल ईरा प्रोविज़न, ये जो राजद्रोह है ये कॉलोनियल ईरा प्रोविज़न है, यानी कि औपनिवेशिक में इस तरह का प्रावधान था। यूज्ड टू इम्प्रिजन, जिसको कि यूज किया जाता था कैद करने के लिए लोगों को। किस तरह के लोगों को? तो फॉर पॉलिटिकल राइटिंग्स, तो राजनीतिक मुद्दों पर जो लिखा करते थे उसके लिए ये राजद्रोह का आरोप था। इन सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इन सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो भी कॉलोनियल इरा में जो कोई भी भारतीय स्वतंत्रता के सपोर्ट में जो भी कुछ लिखा करते थे, उसको अरेस्ट करने के लिए, इम्प्रिजन करने के लिए इस तरह का प्रावधान था, जो कि अभी तक चल रहा है, जिसको कि फिर से जांच करने की आवश्यकता है, उसकी प्रासंगिकता को जांचने की आवश्यकता है, उसके ज़रूरत को जांचने की आवश्यकता है। टू रिमेन ऑन द स्टिट्यूट बुक, क्यों? तो टू रिमेन ऑन द स्टिट्यूट बुक, जो कि अभी तक भी है हमारे कानूनी किताब में। देखिए, स्टिट्यूट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कानून। आगे देखिए क्या कह रहा है, दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स आर नोन फॉर द कैजुअल रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन इज अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एमंग सिविल सर्वेंट्स एवरीवेयर। तो आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तो देख लिए, लेकिन इसका हिंदी करना सीखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट जो है, आर नॉन, इसको जाना जाता है किस बात के लिए? तो कैजुअल रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन, कि ये जनरली रूप से इस तरह के प्रोसिक्यूशन, किस तरह के प्रोसिक्यूशन? तो सेडिशन, राजद्रोह जिस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है, उस तरह का जो प्रोसिक्यूशन है उसका सहारा लेती है अधिकांश सरकार हो या फिर अधिकांश पुलिस डिपार्टमेंट हो। अभी आप देख रहे होंगे, सबसे इसका अभी अच्छा उदाहरण पप्पू यादव जी हैं। इनको अभी कैद कर लिया गया, इसी वजह से कैद किया गया है, इन पर भी राजद्रोह का ही आरोप लगाया गया है। चलिए देखते हैं, ये जो दैट जो देख रहे हैं, ये है आपका सब्जेक्ट और इसका वर्ब कहाँ है? तो इज अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हमने कहा है कि किसी भी एडिटोरियल में अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो आप उसमें सब्जेक्ट खोज लीजिए और उसका वर्ब खोज लीजिए, तो आपका 80 to 85% आपका आप समझ गए कि उसका हिंदी कैसे होगा।
चलिए देखते हैं कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो हैं उनको नहीं कुछ मिलता है, तो ये जो राजद्रोह का जो आरोप लगा दिया जाता है, दैट इज़ अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। ये जो एकदम घटिया प्रदर्शन है, यहाँ रिफ्लेक्शन का देखिए वही वर्ड है, इसका मतलब बदल गया। तो ये जो है घटिया प्रदर्शन है किस चीज़ का, तो उस समझ का, ऑफ द लॉ, उस नियम के समझ का ये घटिया प्रदर्शन है। अब किनके बीच में, तो एमंग सिविल सर्वेंट्स एवरीवेयर। तो सिविल सर्वेंट जो कि लोगों को कैद अरेस्ट करती है सेडिशन के आरोप में, तो ये जो है नियम के समझ का जो ये घटिया प्रदर्शन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन। अब जो है इसको सही तरीके से जाना जाता है कि द सेडिशन इज अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और देयर इज एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब देखिए वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, एक्साइटमेंट का मतलब होता है भड़काना। मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे MENT जिस भी वर्ड के अंत में लगा हुआ रहता है वो वर्ड नाउन होता है, और यहाँ इंसाइट जो है वो वर्ब है और उसको नाउन बनाया गया इंसाइटमेंट लगा करके। तो कह रहा है कि इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन, लेकिन अब इसको बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है कि सेक्शन इज एट्रैक्टेड ओनली, इस तरह के जो इस तरह के जो धारा जो हैं, इस तरह के जो आरोप जो हैं वो कारण बनता है केवल तब देयर इज़ एन इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, जब कोई इमिनेंट खतरा हो पब्लिक ऑर्डर पर, या देयर इज़ एक्चुअल इंसाइटमेंट, या फिर वास्तव में कोई इंसाइटमेंट हो हिंसा को जो बढ़ावा दे। अब देखिए क्या करें, इंग्रेडिएंट्स, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर इनवेरिएबली एब्सेंट इन मोस्ट केसेस। इमिनेंट थ्रेट जो होता है या फिर इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो होता है, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स वो इनवेरिएबली एब्सेंट होते हैं अधिकांश केसेस में, उसमें होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इस चीज़ को लगा दिया जाता है। इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन। अब इसको अच्छे से लोगों ने समझ लिया है, अब इन बातों को अच्छे से जान लिया है लोगों ने। आगे देखिए कह रहा है, इन एडिशन, इसके अलावे इट रिमेन्स वेगली एंड टू बैडली डिफाइंड। इसके अलावे यह जो है इस तरह के जो धारा जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। देखिए वैगली का मतलब अस्पष्ट होता है, ब्रॉडली का मतलब विस्तार रूप से होता है। इसके अलावे जो है यह अस्पष्ट रूप से रहता है, एंड टू ब्रॉडली डिफाइंड, इतना लंबा चौड़ा डिफाइंड होता है, वारंटिंग अ टोटल रिकन्सिडरेशन, जिसको की ज़रूरत है कि फिर से एक बार विचार किया जाए, रिकॉन्सिडर किया जाए। अब जैसे देखिए ये जो हमने कहा वैगली अस्पष्ट होता है, टू ब्रॉडली बहुत लंबा चौड़ा होता है, कैसे, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, तो डिसअफेक्शन। हमने कहा डिसअफेक्शन जो होता है वो अफेक्शन का उल्टा होता है, लगाव का उल्टा डिसअफेक्शन। डिसलॉयल्टी, देखिए लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और डिसलॉयल्टी का मतलब ईमानदारी नहीं, यानी कि नमक हरामी एक तरह से बोल सकते हैं। और एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता होता है। तो डिसअफेक्शन जो है उसको कहा जाता है, मतलब उसमें इंक्लूड क्या किया जाता है, तो डिसलॉयल्टी। और फीलिंग ऑफ एनिमिटी, मतलब किसी के प्रति अगर शत्रुता की भावना है या फिर किसी के प्रति अगर डिसलॉयल्टी है तो वही है डिसअफेक्शन। अब इतने मात्र से किसी भी बातों का तो निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ करके तरह तरह से वाक्यों को तथ्यों को रखा जाता है कि लोगों को लगता है यही सही है, किन्हीं लोगों को लगता है कि वो गलत है। तो इन्हीं के अर्थ में कहा है कि वैगली, यानी कि अस्पष्ट है, और कभी टू ब्रॉडली, इतना लंबा चौड़ा रहता है कि उसका हम लोग एक निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस पर कौन सा निर्णय दिया जाए। आगे देखिए कह रहा है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू रिविजिट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब होता है संवैधानिकता, ठीक। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। कह रहा है
कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया क्या करने का, तो रिविजिट करने का। तो रिविजिट करने का इस तरह का जो धारा जो है इसकी कितनी संवैधानिकता है, इसको रिविजिट करने का सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। वाइल जबकि अ जुडिशियल वर्डिक्ट एक न्यायिक निर्णय विल बी वेलकम, जबकि न्यायिक निर्णय जो भी होगा उसको वेलकम किया जाएगा, मतलब उसको माना जाएगा। अब देखिए, इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच। यह जो होगा इट वुड बी, देखिए इट जब भी जहाँ कहीं भी आपको वुड प्लस भी1 दिखे तो इसका मतलब होता है कि वो आकांक्षा किया गया, उसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच ऑफ द सेंटर, सॉरी, इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच, मतलब कि फ्री स्पीच का ये जो हम लोग स्वतंत्रता की भावना से बोलते हैं कोई भी चीज़, ये और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। मतलब कि हमारे बोलने की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का ये हमारा मूल अधिकार है, उसको छीन नहीं सकता है। ये कंडीशन है, यहाँ देख रहे हैं इफ़ लगा हुआ है, इफ़ द सेंटर एबोलिश्ड द प्रोविज़न। अगर सेंटर इस तरह के प्रोविज़न को एबोलिश कर दे, एबोलिश का मतलब होता है रद्द करना, कोई भी नियम कानून को रद्द करना, वही होता है एबोलिश। अगर सेंटर एबोलिश कर दे इस तरह के प्रावधान को, तो इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच, तो यह जो है और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा फ्री स्पीच का। यानी कि अगर हम लोगों के बोलने की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया जाएगा, हमें किसी तरह का अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन था, जिसमें हमने एक एक लाइन का हमने हिंदी करने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए या फिर कोई किसी चीज़ की कमी आपको महसूस हो, तो आप कमेंट में ज़रूर ये बात कहें कि आपको कौन सी बातें पसंद नहीं आई, या फिर और इस वीडियो को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।